Hello students, today let us discuss the chapter environment. Right students, तो सबसे पहले हम लोग definition से शुरू करते हैं environment. तो environment is what? Anything surrounding us. Surrounding us. For example, table surrounding you, bed, friends, right? And if we talk about earth, और earth को हम separate करते हैं क्या? If we talk about air, if we talk about water, and so on. So everything surrounding us is called our environment. Right students? अब इस environment में जो latest इशू चल रहा है दैट इज ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इन एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. तो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अनवांटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं. अब स्टूडेंट, ये पोल्यूशन जो है ये वेस्ट से जनरेट होता है, और वेस्ट होती है दो तरह की. एक होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सी होती है? बायोडिग्रेडेबल. बायो का मतलब लाइफ, लिविंग थिंग्स. डिग्रेड का मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, राइट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सी हुई? द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल कंपाउंड्स बाय अटैक ऑफ डिकम्पोजर्स और लिविंग बीइंग्स. अब यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी आते हैं. डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स कह सकते हैं, या डिकम्पोजर से एक अलग ही क्लासिफिकेशन हो जाती है लिविंग बीइंग्स की. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दे डिकम्पोज, दे डिसोसिएट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर एग्जांपल दूंगा मैं तो पील ऑफ वेजिटेबल्स, डेड बॉडीज, राइट, एक्सेट्रा. ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल. ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो स्टूडेंट्स इसका उल्टा है नॉन, जो बायोडिग्रेडेबल ना हो. द वेस्ट which cannot be broken down into simpler substances is called non-biodegradable. Yes sir. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. इकोसिस्टम की बात करते हैं. जब हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं. एक सिस्टम बना होता है, सिस्टम इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक components interact to support life, interact to support life. अब बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो लिविंग कंपोनेंट, राइट. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, एक्सेट्रा. तो ये इकोसिस्टम होता है. इकोसिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल इट इज अ जंगल, अ पॉन्ड, a river system, etc. It is an ecosystem. In jungle, living things, living components like plants, animals, they interact with the water, soil, temperature, air, and so in this way, life is supported, right? और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं. एक होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. मैन मेड इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, फॉर एग्जांपल किचन गार्डन, राइट, एक्वेरियम which we place at our homes. दूसरी तरफ होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल, सॉरी, मैन मेड, और इसको आर्टिफिशियल भी कह दिया जाता है, आर्टिफिशियल. दूसरी तरफ होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. इन नेचुरल इकोसिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ
what you say, uh, human interference. No need of human interference, right? For example, jungle, they are self-sustaining, right? Rivers, they are self-sustaining. No need of human interference. Rather, due to human interference, they are losing their natural character. Right, students? आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग फूड चेन और फूड वेब की तरफ. तो स्टूडेंट्स, फूड चेन और फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन और फूड वेब जो है, जैसे कि आपको पता चल रहा है, फूड चेन नाम से ही पता चल रहा है. तो हर एक इकोसिस्टम में खाने के लिए एक चेन बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स को कौन खाता है? से प्लांट्स को खाया बर्ड्स ने, बर्ड्स को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया से लॉयन ने. So this is a chain. Here plants, then birds, then snake, and then loin. So this is a food chain. Similarly, again, अगर हम plants की उसकी बात करें, aquatic की, तो plants, फिर उसको क्या होएगा? Phytoplanktons, phytoplanktons. फिर आ जाएगा zooplanktons, और फिर आ गया fish. So this is a food chain. Food is transferred from plants to fish in this manner. This food chain can consist of three steps, four steps, right? For example, let me tell you one. जैसे plants को खाया deer ने, deer को खाया tiger ने. Plants को खाया insect ने, insect को खाया से fish ने, fish को खाया bear ने. So this is again a food chain. So there are 3 or 4 steps in each food chain. Each level in food chain is called trophic level. Trophic level. Each stage in the food chain. तो ट्रॉफिक लेवल का अगर हम देखें, तो ट्रॉफिक लेवल में एक फिक्स स्टेप्स होते हैं. इसको इसको पिरामिड बोलेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड. इस पिरामिड में हम देखते हैं सब 4 सेगमेंट हम यहाँ पे बनाए. राइट. सबसे नीचे जो है वो प्रोड्यूसर होता है, उसके ऊपर हर्बीवोर्स होते हैं, उसके ऊपर कार्निवोर्स होते हैं, फिर टॉप कार्निवोर्स होते हैं. राइट. This is level 1, this is level 2, this is level 3, this is level 4. Right. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं: प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हम लिख सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हम लिख सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर. तो कैसे भी आप बता सकते हैं. लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि हमेशा जो फर्स्ट स्टेप है उस पर प्रोड्यूसर होगा. और ये प्रोड्यूसर कौन है? तो आंसर है प्लांट्स है. सिर्फ प्लांट्स में ही ये पावर होती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में कन्वर्ट कर सकता है. तो हमारी जो एनवायरनमेंट में फूड आता है, वो आने का कारण ही प्रोड्यूसर है. अगर ये प्रोड्यूसर ना हो तो हमारे एनवायरनमेंट में फूड नहीं आएगा, बिकॉज इट इज द प्लांट्स हु हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल. तो आइए इन ट्रॉफिक लेवल्स को यहाँ पे देख लेते हैं. अब इस बर्ड्स को हम, ये तो प्रोड्यूसर हो गया हमारा प्रोड्यूसर. अब इस बर्ड को अगर देखेंगे तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर नाम दे सकते हैं, या हर्बीवोर नाम दे सकते हैं. अब इसको क्या नाम दे सकते हैं? तो आंसर है सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, और कार्निवोर भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर. इसको क्या नाम देंगे? टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को भी यही कह सकते हैं. तो इस तरह से आप फूड चेन के डिफरेंट लेवल को नाम.
अब फूड चेन में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब प्लांट्स टू प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, राइट, यूनिडायरेक्शनल। कभी ये नहीं होगा कि टर्शरी को सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी को प्राइमरी ने खाया, प्राइमरी को प्लांट्स ने खाया, ऐसा नहीं, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर इज यूनिडायरेक्शनल। अनदर इज 10% लॉ। व्हाट इज दिस 10% लॉ? दिस लॉ सेज दैट, जैसे सपोज दिस इज प्लांट्स, प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, और इंसेक्ट को खाया से फिश ने, और फिश को खाया बियर ने, राइट। तो अगर हम देखें कि प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% ही आगे ट्रांसफर हो, एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, बाकी 90% गोज टू एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट में चले जाता है। अब इसमें जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर हो, और इसमें जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ विद वैल्यू, से सनलाइट से हमें एनर्जी जो मिल रही है, से इट इज 10,000 जूल। तो प्लांट्स उसका कितना कन्वर्ट कर सकता है? तो आंसर है 1% उसका प्लांट के अंदर जाएगा। तो 1% ऑफ दिस विल बी 100 जूल। अब प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट के पास कितनी एनर्जी जाएगी? 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, दैट मीन्स 10 जूल। अब जब इंसेक्ट को खाया फिश ने, तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी? से 1 जूल। और जब फिश को खाया बियर ने, तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी? 0.1 जूल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 10%. Students, as you can see, at each trophic level, the amount of energy decreases. This is the reason why we prefer a food chain with 3-4 steps, not more than that. 4 steps तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसके बाद सिर्फ मीट ट्रांसफर हो रहा होता है। That means this is all about energy. Now let us go to another thing given in food chain, that is biological magnification. Biological magnification. So students, what is biological magnification? See, we know that we add fertilizers, chemicals, and these fertilizer and chemicals are non-biodegradable generally. They persist in in animals' body. They persist in plant and animals' body, right? उसके अंदर ही रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सपोज प्लांट्स की, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल। ये जो केमिकल्स होते हैं ये पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन, मैं ये कह रहा हूं कि हर एक प्लांट में 1 पार्ट्स पर मिलियन केमिकल है, राइट। अब क्या है, ये सारे के सारे को, सपोज इसको खाया इंसेक्ट ने, तो क्या लाइफ में सिर्फ 5 ही, मतलब एक ही प्लांट खाया होगा? तो आंसर है नहीं। तो ये इंसेक्ट ने ये 5 प्लांट तो खाए ही होंगे लाइफ में। तो अब इसके अंदर कितना हो गया? 5 ppm इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट एंड इंसेक्ट। क्या ये जो फिश है, क्या इसने सिर्फ एक ही इंसेक्ट खाया होगा? तो आंसर है नो, इसने 5 तो खाई ही होंगे। तो इसके अंदर कितना हो गया? 25 पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली बियर ने क्या एक ही फिश खाई होगी? तो आंसर है नो, उसने 5 तो खाई होंगी। तो एट माई पॉइंट इज कि पहले एक प्लांट में 1 ppm था, लेकिन इंसेक्ट लेवल पे चले गए तो 5 हो गया, फिश लेवल पे चले गए तो 25 हो गया, और बियर लेवल पे चले गए तो 125। हालांकि दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, ऐसा नहीं होता है। एक इंसेक्ट ने सिर्फ 5 ही प्लांट थोड़ी खाए होंगे, एक फिश ने सिर्फ 5 ही इंसेक्ट थोड़ी खाए होंगे। लेकिन दिस इज द एग्जांपल टेकन बाय मी टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो एट ईच लेवल या एट ईच ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज हैपनिंग? केमिकल इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बनाए 3 और 4 स्टेप्स की फूड चेन है, इसके कारण 2 दे सकते हैं हम।
पहला कारण दे सकते हैं 10% लॉ, एनर्जी डिक्रीज होती है, और दूसरा कारण दे सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि केमिकल्स ऐड ऑन होते जाएंगे। केमिकल्स यदि ऐड ऑन होते जाएंगे और एनर्जी कम होती जाएगी, तो हम 3 से 4 स्टेप से ज्यादा उसको नहीं रख पाएंगे। राइट स्टूडेंट्स? अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज फूड वेब। फूड वेब, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड वेब स्टूडेंट्स, लेट अस सी। वेब, जाल, जैसे फूड चेन होती है, ऐसे ही फूड वेब होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, और यहाँ पे भी प्लांट्स हैं। या एक काम करते हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। सी स्टूडेंट, दिस इज फूड वेब। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फूड चेन्स हैं, जैसे दिस इज फूड चेन नंबर 1, दिस इज फूड चेन नंबर 1, राइट? नाउ दिस फूड चेन इज नॉट आइसोलेटेड। See, this member is associated with another food chain. Okay. Now, the member of this food chain is not isolated. This food chain is related to this also, and further to this, further to this. That means in ecosystems, we cannot say that this is a fixed food chain. एक कोई fixed food chain नहीं है. This you can see here completely. Right, students? तो अगर यहाँ पे food chain isolated नहीं है, तो different food chains are related with each other. सो जो ये डिफरेंट फूड चेन्स को रिलेट करके एक वेब बना है, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। दिस इज कॉल्ड फूड वेब। अब स्टूडेंट्स, ये डायग्राम एनसीईआरटी से है और बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन के नीचे सारे के सारे क्या आएंगे, तो प्रोड्यूसर आएंगे। इस सेकंड कॉलम में सारे के सारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। फिर ये टर्शरी, ये इस कॉलम में क्या आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इस कॉलम में क्या आएगा, टर्शरी कंज्यूमर। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये कंज्यूमर्स इस तरह से, दिस इज फूड वेब। राइट स्टूडेंट्स? अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लोबल कंसर्न है, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। पहले हम ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो दिस इज अर्थ। इसका एटमॉस्फेयर है, ये लेयर्स हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, राइट? तो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। व्हाट दिस ओजोन लेयर डू, फंक्शन क्या है इसके? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ यूवी रेडिएशंस टू अर्थ सरफेस, टू अर्थ सरफेस, राइट? अगर यूवी रेडिएशन आ जाए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, तो क्या है? अगर ये हमारी स्किन पे पड़ेगी तो स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, और प्लांट डिसीज हो सकते हैं। दैट मीन्स दिस ओजोन लेयर प्रिवेंट्स skin cancer, cataract, plant disease, which would have been caused by ultraviolet rays. Okay, so this is what you call helpful nature of ozone. अगर हम ओजोन खुद की बात करें, ओजोन की बात करें, ओजोन इज O3, इट इज पॉइजनस, ये खुद पॉइजनस है, राइट? और हाउ ओजोन लेयर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ यूवी रेज, तो वो भी देख लेते हैं कैसे प्रिवेंट करती है। तो आंसर है, नेचर में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो जब अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन पे पड़ती हैं तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बनती है। अब ये ऑक्सीजन अगेन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाएगा O3, ओजोन।
दैट मीन्स क्या है कि नेचर में, इन नेचर देयर इज प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन and dissociation of ozone, and it is balanced. But due to human interference, what is happening? The rate of dissociation of ozone is high than before. अब ये हाई हो गया. क्यों हो गया हाई? क्योंकि because we have added what? Chemicals to environment which can dissociate ozone layer. For example, CFCs, chlorofluorocarbons used in refrigerator, cooling devices, HFCs, right, etc. Due to the use of these materials are harmful for ozone layer. इन मटेरियल्स को यूज करने से जो ओजोन लेयर है उसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है, और यदि ओजोन लेयर की क्वांटिटी में कमी आएगी तो ये यूवी रेज हमारी अर्थ पे फॉल करेंगी. जब ये यूवी रेज हमारी अर्थ पे फॉल करेंगी तो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और प्लांट डिसीजेस होने का खतरा है, और ऐसा हो भी रहा है कि हमारे आसपास ओजोन लेयर जो है वो खतरे में है. इसी को इसी को ग्लोबल कंसर्न बनाया गया था क्योंकि 1970s 1980s में पहली बार ये ऑब्जर्व करा गया था कि ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो उसके लिए क्या किया गया? 1987 में प्रोटोकॉल हुआ, दैट इज कॉल्ड काइटो प्रोटोकॉल. इस प्रोटोकॉल में क्या कहा गया कि 1986 तक जितनी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अदर ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हैं, जितना किसी कंट्री में 1986 तक था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नो इंक्रीज. तो नाउ वी आर इन 2020. यू कैन इमेजिन कि कितने साल पहले से ही काम चल. अभी आपने देखा होगा COP 24, COP 21 इस तरह के सबमिट होते रहते हैं. ये सबमिट ओजोन लेयर को बचाने के लिए कंसर्न है. राइट स्टूडेंट्स? तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट कर सकते हैं और प्रोड्यूस लेस वेस्ट. R5 Rs ये कर सकते हैं. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, right, and so on. So by doing these we can save our environment, right students?